हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेजल वर्ब्स ए टू जेड सीरीज का ये लेक्चर नंबर 9 है और आज के इस सेशन में हम अल्फ़ाबेट एच, आई, जे एंड के, इन चार अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग अपने पीडीएफ नोट्स को ओपन कर लें। अगर आपके पास अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ पीडीएफ नोट्स वाले सेगमेंट में जाएं, वहाँ से फ्रेजल वर्ब्स इस नाम से जो पीडीएफ नोट हो उसे डाउनलोड करा के प्रिंट करा लें। दूसरा तरीका है टेलीग्राम चैनल पे इसी फाइल को सर्च कर लें और डाउनलोड करा के प्रिंट करा लें। एक और तरीका है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप जो है इसका जो पीडीएफ है वो अरेंज कर सकते हैं। राइट, किसी भी और कन्फ्यूज़न के लिए भी आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। पहला फ्रेज है अल्फाबेट एच का, हैमर आउट। इट मीन्स टू डिसाइड ऑन समथिंग, मतलब सॉर्ट आउट करना चीज़ों को, एक कोई फैसला ले लेना, किसी नतीजे तक पहुंच जाना। ये है हैमर आउट का मीनिंग। समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। देखिए ये हैमर है, आप जान रहे हैं, और ये देखिए कील है जो किसी सरफेस पे ऊटपटांग तरीके से ठुक गई है। तो हथौड़े के एक हिस्से पे कील को ना निकालने वाला भी होता है। ये है हैमर आउट। मतलब जब आपने हैमर आउट किया तो वो जो कील फंसी है, कील ही प्रॉब्लम है, कील ही मसला है, कील ही मुद्दा है जो परेशान किए है सबको। तो आपने उसी कील को उखाड़ फेंका। राइट, तो व्हेन यू हैमर आउट अ प्रॉब्लम यू सॉर्ट आउट इट। तो किसी समस्या का समाधान निकालना। द सुप्रीम कोर्ट हैमर्ड आउट एन एमिकेबल वर्डिक्ट इन अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस। मालूम ही होगा, अब तो राम मंदिर बिल्कुल बनने को तैयार है। तो कुछ वक्त पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे समय से अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस पड़ा हुआ था, उसका कोई सोल्यूशन ही निकल रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक एमिकेबल वर्डिक्ट उसमें दिया। एमिकेबल वर्डिक्ट उसको बोलते हैं जो दोनों साइड्स को एक्सेप्ट हो। राइट, तो उस वर्डिक्ट में आप जानते हैं क्या वर्डिक्ट आया था? वर्डिक्ट यही आया था कि इस जगह पर हिंदुओं का मंदिर बन जाएगा और इस जगह पर मुस्लिमों की मस्जिद बन जाएगी। मतलब आपको भी साधा गया है, हमको भी साधा गया है। तो ये हैमर आउट किया गया एक एमिकेबल वर्डिक्ट को। हैंड डाउन, इट मीन्स टू पास अ जजमेंट और डिसीजन। कोई फैसला पारित करना, किसी को एक फैसला पकड़ा देना कि जाओ अब ये फैसला लागू कराओ जा करके, या जाओ ये फैसला आपसे लागू हो जाएगा तुम पर और बाकियों पर भी। सो टू हैंड डाउन अ जजमेंट, टू हैंड डाउन अ डिसीजन का मतलब है किसी नियम कानून को पास कर देना, किसी डिसीजन को पारित कर देना। इसको समझने के लिए आप इस कोर्ट रूम के सीन की इमेज को देखिए। ये जज साहब हो सकते हैं या जज साहिबा हो सकती, उनके नीचे ये क्लर्क महोदय बैठे, ये उन्हीं की टीम है। तो जज साहब जो भी डिसीजन पास करेंगे, जो भी डिसीजन जज का होगा, वो क्या करेंगे? हाथ से नीचे बैठे क्लर्क को दे देंगे। हैंड डाउन कर दिया। नहीं समझे आप? कितना सिंपल था समझना। ये देखिए, जज साहब ने एक डिसीजन लिया, हाथ में उठाया उसको, एक पेपर पे कुछ लिखा फैसला, और उसको हाथ से लिया और नीचे जो क्लर्क बैठे हुए उन्हें दे दिया। तो कैसे दिया? वो तो नीचे है ना, तो डाउन ही तो हुआ, तो हैंड डाउन कर दिया और कहा कि ये फैसला है। आ गया ना समझ में? टू हैंड डाउन अ जजमेंट का यही मतलब है, किसी फैसले को पारित करना। द सुप्रीम कोर्ट इज लाइकली टू हैंड डाउन इट्स वर्डिक्ट ऑन इलेक्ट्रल बॉन्ड केस दिस वीक। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित मामले पर अपना फैसला सुनाने वाला है। हैंड आउट इज सच ए सिंपल फ्रेज। हैंड आउट्स बोलते भी हैं, इन्हें आप एक सिंगल वर्ड में भी रखते हैं हैंड आउट, इसका प्लूरल फॉर्म हैंड आउट्स हो जाता है। तब हैंड आउट एक पर्चा होता है जिसे आप दूसरों को बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्कुलेट करना, पर्चे बांटना। द इन्विजिलेटर हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर्स टू द एग्जामिनीज। इन्विजिलेटर ने एग्जामिनीज को क्वेश्चन पेपर हैंड आउट किया, मतलब दिया। ठीक, दिया कि उसको पढ़ो, उसको सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो। हैंड ओवर, ये भी चलती फिरती फ्रेज है, आप जानते होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंड ओवर किया जाता है, प्रॉपर्टी को हैंड ओवर किया जाता है, सौंप देना। ये देखिए, इस इमेज को देखिए, इसमें एक बंदा कुछ चाबियों को किसी और को दे रहा है। ये चाबियां क्या है सर? ये लेगेसी है, ये हेरिटेज है, ये प्रॉपर्टी है सर, जो हैंड ओवर की जा रही है आगे की जनरेशन को। समझ रहे हैं? बाबा ने पिताजी को प्रॉपर्टी हैंड ओवर की, पिताजी बच्चे को प्रॉपर्टी हैंड ओवर करेंगे। तो जिम्मेदारी सौंपना, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अधिकार भी, सुविधाएं भी सौंपना। तो ट्रांसफर ऑफ पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आइदर टू अ पर्सन और टू अ ग्रुप।
हैंड ओवर कर देना, फिर चाहे पावर हो, कंट्रोल हो, अथॉरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, राइट, ये सब किसी को सौंप देना, हैंड ओवर कर देना। द ब्रिटिश हैंडेड ओवर द पावर टू गवर्न इंडिया टू इंडियन नेशनल्स इन 1947। 1947 में ब्रिटिश ने क्या किया, भारत को रूल करने की जो पावर है वो हैंड ओवर कर दी, सौंप दी, किसको, इंडियंस को ही सौंप दी कि अब आप ही अपने देश को रूल करेंगे, राइट। इस स्क्रीन पे ये दो फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हैंड डाउन विच मीन्स टू पास अ जजमेंट एंड हैमर आउट विच मीन्स टू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम। ये इमेजेस मुझे पूरी उम्मीद है आपकी हेल्प जरूर कर रही होंगी। मूविंग ऑन, हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है हैंग ऑन करो यार, ठहरो थोड़ा सा, रुको, हैंग ऑन। जैसे होल्ड ऑन नहीं होता, ठहरो, वेट करो, हैंग ऑन। आप मतलब कहीं फंस गए हैं तो आपसे कहा जाए नहीं छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, पकड़े रहो, पकड़े रहो। जैसे आप लटक गए हैं, जैसे पेड़ से ही आप लटक गए हो, तो आपसे आपने कहा अरे तो तुम्हें तो मरा, मैं तो मरा, तो आपसे ना ना जस्ट हैंग ऑन, ठहरो ठहरो मैं आ रहा हूं। तो किसी से बोला जाता है कि वेट करे, पेशेंस रखे, एंग्शियस ना हो, घबराए घबराए नहीं, अभी उसको हेल्प मिलेगी, राइट। सो वेट करना, होल्ड करना, हैंग ऑन, ये देखिए हैंग ऑन, वेट करना। Just hang on for few minutes while I prepare tea for both of us. Just hang on, don't let this opportunity go. कहा जा रहा है कि बस थोड़ा सा रुको, just hang on for a few minutes while I prepare the tea, while I prepare tea for both of us. थोड़ा रुको, फिर मैं हम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ या बनाता हूँ। और ये दूसरा एग्जाम्पल है, just hang on, पकड़े रहो, होल्ड करो, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को जाने मत दो। हालांकि इमेज को देख के तो लग रहा है कि वो आफत में फंसा हुआ है, लेकिन हैंग ऑन करने का मतलब यही है, ठहरो, होल्ड करो, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं। हैंग आउट जानते होंगे सर, हैंग आउट्स होता है बाहर घूमना फिरना, यार दोस्तों से मिलना, पार्टीज अटेंड करना, ये सोशल हैंग आउट्स बोले जाते हैं। बहुत कुछ तो आप सोसाइटी से ही सीख सकते हैं हैंग आउट करना, स्पेंड टाइम सोशली। एवरी वीकेंड आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। हर हफ्ते जो है, हर वीकेंड पे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जरूर जाता हूँ या जाती हूँ। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर मतलब वहीं रुके रहो, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब ये होता है कि जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, अब आप डर गए कि हम तो बाढ़ में बह जाएंगे, तो आपसे कहा नहीं नहीं, जस्ट हैंग इन देयर, वहीं रुको, वहीं रुको, ठीक है, वहीं रुको, पैनिक मत हो, हैंग इन देयर, ठीक है, छत पर चले जाओ, हैंग इन देयर, वहीं रुको। मेरी बात आप समझ रहे हैं, हैंग इन देयर। आपने देखा आपके सामने कोबरा है, तो आप तो बहुत ज्यादा डर गए, तो आपके दोस्त ने देखा और उसने कहा ये तो डर जाएगा, और डर गया तो ये तो मर जाएगा, तो उसने कहा रुको रुको, बस जस्ट हैंग इन दे, वहीं रुको, वहीं रुको, आगे ना बढ़ो, आगे ना बढ़ो, ठीक है, और ना पीछे हटना। पीछे हटोगे तो वो सोचेगा तुम डर गए, और आगे बढ़ोगे तो वो सोचेगा कि तुम हमला करने जा रहे हो, तो वो तुम पे हमला करेगा। जस्ट हैंग इन देयर, वहीं रुको, हैव पेशेंस, ठीक, वहीं रुको, जो कर रहे हो वो करते रहो। सो हैंग इन, इट मीन्स टू परसिस्ट इन वॉट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो उसको करते रहे, डर करके उस काम को छोड़ ना दे, हैंग इन करें। एक फ्रेज होती ना, एक वर्ड है परसिस्ट, उसका मतलब ही होता है किसी काम को करते रहना, हैंग इन देयर। कोई काम आप कर रहे हैं, उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि कोई डिग कर रहा है और नीचे ट्रेजर है, उसने कुछ हद तक डिग किया, खुदाई करी, फिर उसे कुछ नहीं मिला तो उसने काम बंद कर दिया। जबकि उसे हैंग इन करना चाहिए था वहीं पर। सो हैंग इन देयर मतलब जो कर रहे हैं आप करते रहे, अभी नतीजा नहीं आया तो आएगा। आपने 4-5 एग्जाम्स दिए, आप फेल हो गए, तो आप सोच रहे हैं आई शुड क्विट, आई शुड बेटर क्विट, तो आपका सीनियर कह रहा नो, यू शुड नॉट, यू शुड बेटर हैंग इन देयर। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, टू परसिस्ट इन वॉट यूर डूइंग। आई नो यू हैव बीन लेस सक्सेसफुल अंटिल टुडे। कोई कह रहा है मैं समझ रहा हूँ आज तक तुमको उतनी सफलता नहीं मिली जिसके तुम हकदार हो, बट आई सजेस्ट यू मस्ट हैंग इन देयर एंड वेरी सून यू विल टेस्ट सक्सेस। और बहुत जल्द जो है तुमको भी सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा, आई एम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर। हैंग टुगेदर, इट्स अ वेरी पॉपुलर, पॉजिटिव एंड सिंपल फ्रेज। जब आप हैंग टुगेदर करते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, तो साथ साथ लटके रहेंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं सर। क्या है ना कि जैसे कि कोई लटका हुआ खुद ही और दूसरा गिरने वाला, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया, वो भी मुसीबत में है और आप तो मुसीबत में है ही, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तो एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। और सर सपोर्ट की खास जरूरत तब नहीं पड़ती जब एवरीथिंग इज स्मूथ, हाँ, एवरीथिंग इज
परफेक्टली फाइन। तब जरूरत पड़ती है जब चीजें बिगड़ रही हो, तब आपको हैंग टुगेदर की जरूरत होती है। व्हेन यू नीड अ पार्टनर, व्हेन यू नीड अ फ्रेंड, कहते भी ना फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो हैंग टुगेदर करने का मतलब यही है, एक दूसरे का साथ देना। सपोर्ट ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, सपोर्ट ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। दे आर बॉसम फ्रेंड्स, बॉसम फ्रेंड्स बोलते हैं बहुत तगड़े पक्के दोस्तों को, एंड हैंग टुगेदर ऑल टाइम, वो बहुत पक्के वाले दोस्त हैं सर, और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। दे ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, दे ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, राइट, दे ऑलवेज हैंग टुगेदर ऑल द टाइम। हैंग अप, हैंग अप का मतलब होता है जैसे फोन कभी कभी हैंग कर जाता है, होता है ना, हाँ, कॉल हैंग कर गई, फोन हैंग कर गया, आवाज नहीं आ रही। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हैं, फोन को रख देते हैं। हैंग अप करने का मतलब यही है, टू डिस्कनेक्ट द कॉल। कभी कभी ना फोन हैंग कर जाता है, आप उसे ऑफ करते हैं। कभी कभी भी कॉल मतलब कुछ कर रहे होते हैं, उसी बीच में वो हैंग कर जाता है। आप फोन पे बात करें और कॉल हैंग हो गई, आवाज आनी आनी बंद हो गई। तो क्या है ना, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप फिर फोन को कट करते हैं ना। तो हैंग अप का मतलब है टू डिस्कनेक्ट अ फोन कॉल। हैविंग नथिंग मोर टू टॉक ओवर, आई जस्ट हैंग्ड अप द कॉल। कुछ और जब बात करने को नहीं बचा तो मैंने कॉल रख दी। ये इमेज देखिए ना, ये जो नीचे का एरो यही दिखा रहा है कि फोन को नीचे रखा जाएगा। अगर ये एरो ऐसे बना होता तो मतलब फोन को पिक किया जाता। टू हैंग अप द कॉल मीन्स टू डिस्कनेक्ट इट। हैंग फायर, हैंग फायर का मतलब होता है किसी चीज को जो है डिले करना, वो हो ना पाए। देखिए सर, हैंग का मतलब आप समझने की कोशिश करिए, सिस्टम हैंग कर जाता है, काम करना बंद कर देता है, राइट। अब जैसे फायर है, फायर का मतलब यहाँ पर आग वाले से नहीं है, इसका संबंध शूट करने से है, मतलब बुलेट फायर करने से है। बुलेट भी तो फायर की जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि बुलेट फायर करते पर मिस हो जाती है, तो वो हैंग फायर है। बुलेट फायर तो करी गई पर वो मिस हो गई, तो वो हैंग फायर से रिलेट कर सकते हैं। जब मैंने इस फ्रेज को स्टडी किया अलग अलग वेबसाइट्स पे तो पता चला कि पहले जो है बुलेट्स में, पहले गन्स में गन पाउडर पड़ता था, बुलेट्स नहीं होती थी, गन पाउडर पड़ता था, जो कभी कभी जो है मिस कर जाता था। मतलब जो है गन पाउडर अगर ठीक से काम नहीं किया तो क्या हुआ ना कि फायर मिस हो गई। तो हैंग फायर करने का ये मतलब है कि चीजें मिस हो गई, डिले हो गई। अब जब मिस हो गई तो आप दोबारा ट्राई करोगे, तो जो काम अभी होना था वो 10 मिनट के बाद होगा या 10 दिन बाद होगा। तो हैंग फायर का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डिलेइंग समथिंग। जब चीजें डिले करती हैं तो वहां हैंग फायर यूज किया जाता है, राइट। Why is the election commission is hanging fire on announcing the voting schedule in the state is unfathomable, fathomable. So something which is fathomable आप उसे समझ सकते हैं, और something which is unfathomable वो आपकी समझ से परे है। तो आप कह रहे हैं कि क्यों इलेक्शन कमीशन जो है वोटिंग शेड्यूल नहीं डिक्लेयर करा कि कब से इलेक्शंस होने हैं, क्यों बैठा हुआ है उस पर, क्यों जो है शेड्यूल नहीं आ रहा है कि किस किस डेट में इलेक्शंस होने हैं, क्यों इस प्रोसेस को डिले किया जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। इट्स सिंपली अनफैथमेबल। हार्पॉन, हार्पॉन का मतलब होता है कि बार बार एक ही बात बोलते रहना, कीप टॉकिंग ओवर वन थिंग, और वो थोड़ा सा इरिटेबल लगे, क्योंकि जब लगातार आप एक ही बात करते रहोगे, लगातार एक ही शिकायत करते रहोगे, तो आपको क्या लगेगा कि मतलब वो चीज़ें स्मूथ नहीं साउंड करेंगी ना, इरिटेशन होने लगेगी। टॉक रिपीटेडली अबाउट समथिंग ऑफन अनोइंगली, जब आप बार बार एक ही विषय की बात करते हैं, एक ही बात करते रहे, एक ही सुर में बात करते रहें, तो वह हार्प ऑन हो जाएगा। इसको समझने के देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, सो माइंड इट। ये भी फ्रेज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये हार्प कहा जाता है, ठीक। इसको लोग बजाते हैं, ये इसमें स्ट्रिंग्स हैं, इनको छेड़िए तो ये प्ले करती हैं। तो अब क्या है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जब आप इसकी स्ट्रिंग को छेड़ेंगे तो ये आवाज आएगी, आवाज आएगी ना, तो अब वो बार बार वही आवाज आ रही, बार बार वही आवाज आ रही, तो बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं, बार बार आप एक ही बात कर रहे हैं। कीप टॉकिंग अबाउट वन थिंग ऑल द टाइम। The prosecutor kept harping on the offenses committed by the accused person in past. प्रोसिक्यूटर उसको बोलते हैं जो कोर्ट में किसी पर मुकदमा
दर्ज करता है, मतलब उसको फंसाने के लिए। तो प्रोसिक्यूटर जो है आरोपी व्यक्ति के उन ऑफेंसेस को ही लगातार कहता रहा जो उसने पास्ट में किए। होता नहीं कि वो एक ही बात पे लगातार जोर देता रहा, एक ही बात पर लगातार जोर देता रहा। तो जज ने फिर इंटरवीन किया, बोला कि यार ये क्या है, जो प्रेजेंट केस है उसकी बात करो ना, व्हाई आर यू जस्ट हार्पिंग ऑन द ऑफेंसेस कमिटेड बाय दिस मैन इन द पास्ट। ठीक है, तो ये हार कौन है, एक ही विषय पे बार बार बात करना जिससे वो लगे कि जो है इरिटेशन होने लगे। होल्ड आउट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, बहुत जरूरी फ्रेज है सर। देखिए, अब ये ना समझिएगा कि टीचर यही कहता है ये सब इंपॉर्टेंट है। जब आपको सीमित पढ़ाया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एज ऑफ नाउ इस सीरीज में आपको 300 प्लस ही फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाई जाएंगी। दैट दिस नंबर इज नॉट वेरी बिग, ठीक, जस्ट 300 प्लस। तो जब सिर्फ 300 प्लस ही फ्रेजल वर्ब्स होंगी, अभी कम भी ना आप समझिए कि आपको लगे फिर तो सर आधा अधूरा पढ़ाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है जो आपको ये लगे कि चीजें मीनिंगलेस या थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट भी हो सकती, नहीं, सब बराबर इंपॉर्टेंट होगा। टू होल्ड आउट, कंटिन्यू टू डिफेंड अगेंस्ट ऑड्स, इसका मतलब होता है डटे रहना, विषम परिस्थितियों के बावजूद भी डटे रहना। जस्ट टू होल्ड आउट, जस्ट टू होल्ड आउट, बाहर जाना और वहां डटे रहना, होल्ड करना, बाहर जाना, मैदान, जंग के मैदान में जाना और वहां डटे रहना। केसरी मूवी याद है, तकरीबन 30 सिख जवान थे और दूसरी तरफ हजारों की संख्या में सैनिक थे। दे हेल्ड आउट विद डिटर्मिनेशन, डटे रहे मैदान में। जंग के मैदान में जाना यानी आउट, बाहर जाना जंग के मैदान में, और वहां डटे रहना, भले ही आपकी संख्या कम हो, भले ही आपकी संख्या कम हो। तो विषम परिस्थितियों में भी डटे रहना, ठीक, हाँ, पीछे मुड़ के ना आना। The army was directed to hold out until the reinforcement team reached. Reinforcement उस टीम को बोलते हैं जो आपके समर्थन में, सपोर्ट में अलग से फिर आर्मी या सोल्जर्स की टुकड़ी भेजी जाती है। तो आर्मी को बोला गया कि जब तक रीइंफोर्समेंट के सोल्जर्स नहीं पहुंचते तब तक उन्हें वहीं डटे रहना है, दुश्मन को रोक करके रखना है, लड़ाई लड़नी है, जारी रखनी, होल्ड आउट करना है तब तक। आयरन आउट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। आयरन आउट का मतलब जैसे अभी आपने हैमर आउट किया था, वैसे आयरन आउट है। आयरन आउट का मतलब होता है कि डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करना, मतभेद को खत्म करना, किसी विवाद को खत्म करना, किसी नतीजे तक, किसी सेटलमेंट तक पहुंचना। टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, टू रीच अ सेटलमेंट, किसी निष्कर्ष या नतीजे तक पहुंचना, किसी विवाद को समाप्त करना, आयरन आउट। इसको समझने का तरीका यही है कि ये देखिए, आयरन आप प्रेस को बोलते हैं, हिंदी में से इस्त्री कहा जाता है। कपड़े आप प्रेस करते हैं, जब आप कपड़े प्रेस नहीं किए होते तो उनमें बहुत सारी सिम्टन होती है, वो सिम्टन ही मुसीबतें हैं, चैलेंजेस हैं, समझ रहे हैं, मतभेद है। वो अच्छा कहाँ लगता है, कपड़े में अगर सिम्टन है तो कपड़ा अच्छा लगेगा नहीं ना। तो वो अगर रिलेशनशिप में मतभेद है तो कुछ अच्छा लगेगा नहीं। तो जब कपड़ा प्रेस नहीं होता अच्छा नहीं लगता, फिर आप कपड़े को प्रेस करते हैं तो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, तब सब कुछ अच्छा लगता है। तो अगर आप आयरन आउट करते हैं तो जो चुनौतियां हैं, जो मतभेद हैं, जो भिन्नता, जो गड़बड़ियां हैं, छोटे 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 मसले हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, तो उन्हें खत्म कर देते हैं। यू मेक एवरीथिंग स्मूथ, यू मेक एवरीथिंग स्मूथ। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, सुलझा देना, सही कर देना। द हेड्स ऑफ बोथ द स्टेट नीड टू सिट टुगेदर, दोनों राज्यों के स्टेट्स को, दोनों स्टेट्स के जो हेड्स हैं यानी उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्हें चाहिए कि वो साथ बैठें और आयरन आउट करें कुछ वेज को, टू कट डाउन कार्बन एमिशन, ताकि कार्बन एमिशन की समस्या को कम किया जा सके। तो तरीके ढूंढना, सॉर्ट आउट करना प्रॉब्लम्स को, दिस इज कॉल्ड टू आयरन आउट। जंप एट, जंप टू, ये दो बहुत ही शानदार फ्रेजेस हैं जंप की। वैसे तो जंप से देखिए जंप इनटू बनता है, जिसका मतलब होता है पानी में कूदना, सिंपल है, इनटू किसी चीज के भीतर। जंप अपॉन, जिसका मतलब होता है किसी शिकार के ऊपर कूदना, जैसे शेर जो हिरन के ऊपर कूद गया, प्रे मतलब शिकार। हाँ, जंप ओवर होता है, जैसे कि कोई बैरिकेड है, उसको तड़क जाना, छलांग लगाना उस पार।
तो ये तो सिंपल फ्रेजेस है ना। जंप इनटू को देख के लग रहा है पानी में कूदने की बात आएगी। अपॉन को पढ़ के लग रहा है किसी के ऊपर कूदने की बात आएगी। ओवर को देख के लग रहा है कि छलांग लगाने की बात आएगी। सिंपल है। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस ऑफ जंप, जंप एट एंड जंप टू। जंप एट का मतलब है कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही बहुत बढ़िया कुछ बेहतर करने की, तो आप तुरंत उस पर ग्रास्प करोगे ना सर, तुरंत उस अवसर को पकड़ोगे इससे पहले कि वह अवसर आपके हाथ से निकल जाए। आप जंप करके उस अवसर को दबोच लोगे। दिस इज कॉल्ड टू जंप एट अ चांस, जंप एट एन अपॉर्चुनिटी, राइट। ये देखिए, ये इमेज देखिए, ये एक छोटा सा फ्लास्क है, ये एक बड़ा सा जार है। अब इसमें देखिए मछली है, अब इसको मौका मिले इस बड़े जार में जाने का, क्यों नहीं जाएगी सर। यहां उसको कम सहूलियत है, यहां बहुत सहूलियत होगी ना। यहाँ उसको कम सहूलियत है, यहाँ बहुत सहूलियत है। यहाँ वो 10,000 जो है हर महीने अर्न कर रहा है, और इधर वो 20,000 अर्न कर सकता है हर महीने। तो किसी बड़े मौके को तुरंत पकड़ना, जंप एट करना, फट से जंप करके यहां पहुंच जाना। आई वुड जंप एट इफ आई गॉट चांस टू वर्क विद मिस्टर आमिर खान। कोई एक्टर ये बात बोल रहा हो कि अगर मुझे आमिर खान जैसे किसी एक्टर के साथ काम करने को मौका मिले तो जरूर मैं करूंगा, जरूर या करूंगी, जो भी हो। जंप टू इज अ नेगेटिव फ्रेज। इसको समझने के लिए इस इमेज को देखिए। एक कहानी है, स्वामी भक्त नेवला हिंदी में, लॉयल मंगूज इन इंग्लिश। ठीक उसी के ये दो सीन्स हैं। ये बच्चा है, ये नेवला है, और ये सांप है। स्टोरी ऐसी है कि पति पत्नी होते हैं, उन्हें एक बच्चा होता है और एक नेवला पला होता है। पत्नी को नेवला शुरू से ही कम पसंद होता है, लेकिन पुरुष को पसंद होता है। एक दिन क्या होता है, पुरुष घर में नहीं होता, पत्नी जो है पानी भरने या कुछ और काम से घर के बाहर जाती है और बच्चे को सुला जाती, नेवला घर में ही होता है। ठीक इसी बीच में एक सांप आ जाता है। नेवला जब सांप को देखता है कि बच्चे के पास जा रहा, तो वो उससे लड़ करके उसको देखिए मार देता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए मार देता है वो उसे, सांप को वो मार देता है। और उसके बाद वो दरवाजे पर चला जाता है, अपनी मालकिन के आने का वेट करता है। पर जब मालकिन लौटती है तो देखती है कि नेवले के मुंह में खून लगा है। अब चूंकि उसको पहले से ही प्रेजुडिस होता है, पूर्वाग्रह होता है कि नेवला जो है अच्छा नहीं है, उसको नेवला पसंद नहीं था, तो उसको लगता है कि जो मुंह में खून लगा है ये वो खून है, ये खून है उसके बच्चे का, मतलब नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। तो अब वो तफ्शीश करने के बजाय कि सच में ऐसा है या नहीं है, चूंकि उसको पूर्वाग्रह होता है कि नेवला ऐसा कर सकता है, तो वो पानी से भरा हुआ घड़ा जो है नेवले के ऊपर ही फेंक देती है, किसी दूसरी चीज से उसको पीट पीट के मार डालती है। और अंदर जाके देखती है तो वहां कुछ और होता है। क्या होता है, सांप मरा पड़ा है, नेवले ने तो सांप से बच्चे को बचाया था, बच्चा चुपचाप सो रहा है। तो क्या हुआ सर, उसने बिना सोचे समझे किसी डिसीजन को लिया ना। दिस इज कॉल्ड टू जंप टू। इट मीन्स कि आप कोई डिसीजन ले लें, किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाए, लेकिन सोचे नहीं उसके बारे में, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर एनालिसिस ना करें, हड़बड़ाहट में किसी नतीजे तक, फैसले तक पहुंचने को कहते हैं जंप टू। क्या कहते हैं सर, जंप टू, राइट। हाँ, इसीलिए कोर्ट में कहा जाता है कि 10 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए कोर्ट के फैसले आने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इस चीज को समझे बगैर, उसका एनालिसिस किए बगैर हम कोई डिसीजन ले लें। तो जंप टू इज अ रॉन्ग प्रोसेस, जिसमें आप एकदम से डिसीजन ले लेते हो कि इसी ने ये काम किया है, बिना सोचे समझे किसी फैसले तक पहुंचना। सो वन मस्ट नॉट जंप टू एनी डिसीजन विदाउट कीपिंग प्रॉस एंड कॉन्स इन माइंड। बिना दिमाग में फायदा और नुकसान सोचे किसी को किसी फैसले तक नहीं पहुंचना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। कीप ऑफ करने का मतलब होता है रोकना, अवॉइड करना, बच के रहना। ऑफ का मतलब ही होता है सर दूर। तो अगर आप कीप ऑफ करते हैं तो एब्सटेन करते हैं, जैसे आप एल्कोहल से दूर रहते हैं, यू कीप ऑफ एल्कोहल, यू कीप ऑफ एल्कोहल, राइट। तो कीप ऑफ बैड हैबिट्स, गंदी आदतों से बचें, दूर रहें। कीप ऑन, गो ऑन, कीप ऑन पढ़ा होगा ना, कंटिन्यू करना। यू गाइस कैरी ऑन पढ़ा होगा ना, कैरी ऑन करना, गो ऑन करना, कीप ऑन करना मतलब जारी रखना, जो भी है उसको जारी रखना। द फ्लाई केप्ट ऑन ट्राइंग टू फ्री इट सेल्फ फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब अंटिल इट सक्सेसफुली डिड सो। एक मक्खी जो है स्पाइडर की वेब में फंस गई तो क्या करेगी,
वो फड़फड़ फड़फड़ करना शुरू कर देगी ना, लगातार जो है वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेगी ना, तो इट केप्ट ऑन ट्राइंग टू फ्री इट सेल्फ फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब, और वो तब तक करती रही जब तक उसने सक्सेसफुली ऐसा कर नहीं लिया। शी केप्ट ऑन। कीप अप मतलब मेंटेन करना, बना के रखना, कीप अप, मेंटेन करना या परसिस्ट कर, कीप अप द गुड वर्क, जारी रखना एक तरीके से। विल हैव टू कीप अप द गुड वर्क गोइंग, जो अच्छा काम है हम उसे कंटिन्यू रखना होगा। सो जंप एट, जंप टू, ये दीज टू फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप ऑफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई वुड से ये दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। किक ऑफ, इट मीन्स टू स्टार्ट, इट ऑल्सो मीन्स टू डाई। किक ऑफ फुटबॉल से आया है, फुटबॉल को किक मारते हैं। फुटबॉल के गेम को शुरू करने के लिए फुटबॉल को एक कॉर्नर पे जैसे यहां रखा गया, फिर किक ऑफ किया जाता है, तो उससे गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। तो किक ऑफ मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, शुरू करना किसी प्रतियोगिता को, खास तौर पे किसी किसी जश्न को, किसी भी बड़े प्रोग्राम को किक ऑफ करना। जैसे आपके घर में जो है श्रीमद् भागवत की कथा होनी है, साप्ताहिक भागवत कथा, तो वो अगले हफ्ते शुरू होगी, फला तारीख से किक ऑफ करेगी। और दूसरा किक ऑफ मतलब मर जाना, दी ऑक्टोजेनेरियन किक्ड ऑफ एट द एज ऑफ 88। ये देखिए किक, ऑक्टोजेनेरियन जिसकी उम्र 80 और 90 के बीच में हो। याद करने का इसका तरीका है कि किसी बूढ़े आदमी ने इस पे किक मारा तो खुद वो पीछे गिर गया, नहीं समझे। एक होता है किक ऑफ किया तो गेम स्टार्ट हो गया, एक होता है कि बूढ़े आदमी ने इसी फुटबॉल को किक किया, तो उसमें दम नहीं थी, तो उधर फुटबॉल आगे गई, वो पीछे गिर गया, किक ऑफ, मर गया वो। ये तरीका है। नकल अंडर का मतलब होता है किसी के आगे घुटने टेक देना। ये देखिए, ये नकल फिंगर्स होती है, जो आपके हाथ की उंगलियां होती ना, उसके वो उसको जब आपके हाथ की उंगलियां ऐसी होती, मान लो अगर आप उसे ऐसे करो ना, तो वो नकल कर रहे हो। क्या करो, उंगलियों को हल्का सा अगर टिल्ट करो तो आप नकल कर रहे हो। ये कब करते हो, जब आप ये मानते हो कि आप सरेंडर करो, नकल अंडर। आप अपने डॉग को देखिए, कभी कभी वो आगे के पैर जो उठा करके और उनको भी आगे के हिस्से से लूज कर देता, दिस इज कॉल्ड टू नकल अंडर। ठीक, घुटने टेक देना, सबमिट कर देना, सबमिट टू समवन्स अथॉरिटी, झुक जाना, घुटने टेक देना। द वॉर कंटिन्यूड फॉर ओवर अ ईयर बिफोर द आर्मी नकल्ड अंडर आर्म्स। युद्ध जो है 1 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक उनकी आर्मी ने हमारी आर्मी के आगे घुटने नहीं टेक दिए। राइट, बिफोर देयर आर्मी नकल्ड अंडर आर्स। नकल डाउन, ये कोई खास इंपॉर्टेंट फ्रेज नहीं है। मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स, द एम्प्लॉयज नकल डाउन फॉर एडिशनल 1 आवर एंड गॉट हिज जॉब डन। नकल डाउन का ये मतलब है कि जैसे आप काम कर रहे थे, फिर उस काम को और जारी रखा आपने। जैसे आप लिखने वाला ही कोई काम कर रहे थे, तो आपने उस काम को और कंटिन्यू रखा, तो वो नकल डाउन हो गया। राइट, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और इससे पहले कि मैं सेशन को वाइंड अप कर दूं, मैं आपको बता दूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का हमारा बैच है, जिसमें हम, इसमें लिखा 1300 है, लेकिन इन रियल हम 1500 से भी ज़्यादा इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स आपको इसमें पढ़ाते हैं। और ये 80 वीडियोस के आसपास का कोर्स है, जस्ट 149 में। बहुत ही शानदार बैच है। आपने अभी अभी जो सेशन देखा वो इसी बैच का ही पार्ट है, तो आप चाहें तो इस बैच का पार्ट बन सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इन जस्ट 149। अगर आपको पूरी वोकैब का इशू है, ग्रामर मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मतलब सब A to Z वोकैब आपको पढ़नी है, देन दिस बैच इज गुड फॉर यू। वर्ड पावर का ये बैच ले लीजिए विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, और इसकी भी फी क्या अफोर्डेबल लाइन है। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में यू में कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, और इसी एप्लीकेशन पे है। और आप इस बैच को विजिट जरूर करें, बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं डेमो के तौर पे पड़े हैं, वहीं से भी आइडिया आपको लग जाएगा। राइट, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब आपको पढ़ना है। किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो कंप्लीट ट्रस्ट आपको मुझ पर है, और आपको मुझसे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब पढ़ना है, फिर आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। फिलहाल इसकी फी है जस्ट 1199 विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, आप यहाँ आ सकते हैं। राइट, तो आज के लिए अभी इतना ही। मुझे उम्मीद है ज़रूर सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।